ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਰਨਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आप सबको मेरी सत श्री अकाल, मेरी नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज अमृतसर में हूँ। मुझे हरमंदिर साहब जाके दर्शन करने का मौका मिला और सबके लिए अमन चैन शांति की प्रार्थना की। ये चुनाव बहुत ज़रूरी चुनाव है। कल मैं चंडीगढ़ में थी, मैंने ये बात कही और आपसे भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश लोकतंत्र रहेगा, क्या ये देश संविधान से चलेगा, क्या यहाँ पर किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी, क्या यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चलेगी, क्या एक आदमी की मनमर्जी चलेगी। ये बहुत सारी चीज़ें ये चुनाव डिसाइड करेगा। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ये चुनाव करेगा वो ये तय करेगा कि क्या ये देश लोगों की मर्जी से चलेगा या एक आदमी के मन की बात से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि संविधान जिस स्वरूप में है, ये जो हमारा संविधान है, द मोस्ट सेक्रेड डॉक्यूमेंट, हमारा सबसे पावन डॉक्यूमेंट जिससे हमारी सरकार चलती है, हमारे देश की दिशा निर्धारित होती है, ये तय करेगा कि क्या देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये चुनाव तय करने जा रहा है। ये चुनाव जिस सर्कमस्टेंसेस में, जिस परिवेश में लड़ा जा रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव लड़ा जा रहा है, 10 साल प्रचंड बहुमत की एक सरकार बनी, उस सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, लोगों ने उनकी बातें सुनकर उनको जिताया और जीतने के बाद लोगों की एक आशा थी, एक आकांक्षा थी कि नई सरकार है, प्रचंड बहुमत की है, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन 10 साल बाद मुझे लगता है हर वर्ग, 10 साल बाद हर वर्ग ये कह रहा है मेरा क्या हुआ। युवा कह रहा है मेरा रोजगार कहाँ है, गरीब आदमी कह रहा है मैं क्यों गरीब होता जा रहा हूँ, किसान कह रहा है भैया जो मुझसे वादे किए थे उनका क्या, महिलाएं कह रही हैं हम इतने असुरक्षित क्यों हैं, जो हाशिए पर लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही है। तो 10 साल हमने इवेंटबाजी खूब देखी, हमने बड़े बड़े इवेंट देखे, हमने खूब चकाचौंध देखी, हमने 24/7 मीडिया पर एक ही व्यक्ति की फ़ोटो देखी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने से, मैं तो आपके बीच की हूँ तो थोड़ी आपसे तीखी बात भी कर सकती हूँ। आपकी तरह 20 साल जर्नलिज्म किया मैंने। टीवी खोलिए, हर चैनल पर हर फ्रेम में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। रेडियो ऑन करिए, मन की बात ही सुनाई देती है, एक ही व्यक्ति मित्रों करते सुनाई देता है। पेट्रोल पंप चले जाइए, होर्डिंग पर मोदी जी, परचून की दुकान जाइए, सामने वाली होर्डिंग पर मोदी जी, यहाँ तक कि शौचालय भी कोई जाता है पब्लिक यूरिनल तो उसके बाहर भी मोदी जी। तो ये जो एक गुब्बारा है ना, ये फूलता गया फूलता गया फूलता गया 10 साल में। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि हमने आपको बहुत विश्वास से जिताया था, और मेरा अपना मानना है कि मोदी जी को बहुत अच्छा बहुमत लोगों ने दिया था, बहुत विश्वास से जिताया था, बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन आज 10 साल बाद जब मुझे ऐसा लगा और हम सबको लगा कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री आएंगे और 10 साल बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे मैंने 10 साल में ये काम किया है और मुझे इस बेसिस पर आप वोट दीजिए। लेकिन 10 साल बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उनको मुस्लिम लीग, मीट, मटन, मछली, मुर्गा याद आता है, उनको मंगलसूत्र और भैंस याद आ जाती है। वो अडानी और अंबानी को एक टेम्पो बताने लगते हैं आपको कि बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद के काला धन बट रहा है। अरे भैया तो अडानी और अंबानी का वो टेम्पो पकड़िए। फिर अब उन्होंने एक इतना बड़ी बात कह डाली, जब सब कुछ फेल हो गया मोदी जी को लगा कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। क्योंकि जब मंगलसूत्र पर उन्होंने बोला तो इस देश की महिलाओं ने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है मंगलसूत्र पर बोलने की, ये दाम्पत्य का बहुत ही पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। भैंस पर बोला तो हमने कहा भाई 55 साल हमने सरकार चलाई, हमने तो किसी की भैंस, किसी का कमरा, किसी की मंगलसूत्र नहीं लिया। फिर मोदी जी ने पैंतरा बदलकर एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मुझे उनकी चिंता होती है। अब मुझे मोदी जी से गुस्सा नहीं आता है, उनकी बातें जुमला नहीं लगती। अब मुझे इस देश के प्रधानमंत्री की मनोस्थिति, उनकी मानसिक स्थिति पर गहन चिंता है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। परसों नरसों मैं एक चैनल पर देख रही थी जो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं मैं अविनाशी हूँ। हिंदू धर्म में अजर अमर अनंत अविनाशी सिर्फ ईश्वर को कहा गया है और मान्यता है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी नश्वर है। तो अपने आप को अविनाशी बुला देना, अपने आप को कहना कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, अपने आप को कहना कि मैं स्वयंभू हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, तो भाई फिर सवाल तो पूछा जाएगा। और सवाल पूछा जाएगा कि आपकी इन दैवीय शक्तियों का क्या फ़ायदा हुआ देश को। और जब ये सवाल अभी पूछे ही जा रहे थे और मैं सवाल अभी पूछूंगी, मोदी जी ने कल एक ऐसी बात करी जो मेरे बगल में बैठी हुई महिलाएं, यहाँ पर आई हुई महिलाएं, सबको शर्मसार कर दिया।
इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं किया था, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जीवन में मंच से, चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग किया। मतलब मुजरा कितना सेक्सिस्ट शब्द है, कितना आधी आबादी के खिलाफ शब्द है, कितना गंदी घिनौनी मानसिकता वाला शब्द है। ये हारी हुई बाजी की अंतिम चालें चलते हुए नरेंद्र मोदी हैं और कुछ नहीं है। मतलब आप इतने डेस्परेट हो गए, आप इतने रैटल्ड हो गए, आप इतनी आगामी हार से डर गए, आप मुजरा शब्द का प्रयोग करने लगे। और मुझे गुस्सा इस बात से भी ज्यादा आया कि चलिए प्रधानमंत्री का मानसिक और नैतिक दिवालियापन सारा देश देख रहा है। महिला मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, अडानी अंबानी का जब स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया था टेम्पो वाला, तो किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन महिला मंत्री मुजरे वाली बाइट शेयर कर रही है। आपको शर्म नहीं आती है? इस देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को, और उनकी महिला मंत्री ये काम कर रही हैं। और मैं बहुत गुस्से और बहुत दुख से एक बात कहती हूं, मुझे लगा था मीडिया टूट पड़ेगा। सुई टपक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, नॉट अ वर्ड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया ऑन हाउ कैन ही गेट अवे बाय सेइंग व्हाट ही डिड। क्या राजनीति में अब इतनी गंद होगी? राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आप कटु शब्द बोलते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, आलोचना करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है मुजरा, और एक बार नहीं कह रहा है, बार बार अपनी स्पीच में कह रहा है। सो इट इज नॉट इवन अ स्लिप ऑफ टंग। मतलब मुझे वो देखकर लगा कि मोदी जी का मुझे इसलिए उन पर अब तरस आता है, मुझे उनकी चिंता है। मुझे लगता है कि वो अब सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं पर उनकी मानसिकता जो है उसको इलाज की, दुआओं की ज़रूरत है। मैं ये पूरे जिम्मेदारी से, पूरे सम्मान से और इस देश का नागरिक होने के नाते कहती हूँ। लेकिन अब मैं उस बात पर वापस जाऊँगी जो मैंने कहा था। मैंने आपसे जो बात कही थी कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि वो स्वयंभू हैं, संसद का इनॉग्रेशन कर रहे थे, इन लड़कियों को बूटों के तले रौंदा जा रहा था। ये आपने बनाया है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के साथ न्याय कौन करेगा? बिल्किस बानो के दोषियों को आपके लोगों ने छुड़ाया, उनको माला, टीका, लड्डू खिला रहे हैं। वो आज़ादी की लड़ाई जीत कर आए हैं वो आदमी। क्या बात करते हैं मोदी जी? तो मातृशक्ति के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं, वो अगला सेंटेंस मुजरा बोलते हैं, कहते हैं मुजरा कर होना चाहिए, और एक बार नहीं 50 बार बोलते हैं। क्या हो गया है मोदी जी को? औरत को दोयम दर्जा। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ, किसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने 4-5 दिन पहले, और हमने इग्नोर किया, उन्होंने चूड़ियों की बात करी थी। क्या होती हैं चूड़ियाँ? चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी है, चूड़ियाँ सशक्तिकरण की निशानी है। जो औरत हाथ में चूड़ी पहनती है वही घर चलाती है, वो देश भी चला सकती है, वो जन्मदाता है। किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? मोदी जी औरत को दोयम दर्जे वाली समझते हैं। औरत को दर्जा उन्होंने बनाया हुआ है, वो समझते हैं कि मुजरा, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, चूड़ियां जो शब्द का प्रयोग किया, ये गलत है और सर्वथा गलत है। मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं पर भी किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, मेरा अपना मानना है अगर कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत आती है, बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और उस औरत को न्याय मिलना चाहिए अगर उसके साथ गलत हुआ है। दूसरी तरफ से भी कुछ बड़े सारे तथ्य और वीडियो लगाए गए हैं। हम जांच एजेंसी तो है नहीं, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। औरत के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो जांच की जिम्मेदारी जांच एजेंसीज की होती है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन औरत के खिलाफ अपराध को आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। मैं तो जब हमारी राजस्थान में सरकार थी तब भी बोलती थी, वहां पर मैं हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर पर चुप हो जाऊं, मैं उन्नाव पर चुप हो जाऊं, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप हो जाऊं, मैं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पर चुप हो जाऊं, मैं बिल्किस बानो पर चुप हो जाऊं, मैं IIT BHU में जो मास रेपिस्ट हैं वो बीजेपी की IT सेल के गुर्गे हैं उन पर चुप हो जाऊं और लपक के आ जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब किसी और पार्टी का मामला हो। यही तो असलियत है मोदी जी की और उनकी महिला मंत्रियों की। और मुझे एक बात का बड़ा खेद है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, कल मोदी जी ने शब्द बोला मुजरा। मोदी जी की बाल विकास मंत्री वो उस बाइट को चला रही है ट्वीट पर, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक महिला हो कि आपको विरोध करना चाहिए, आपको फोन करके कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी ऐसी शब्द मत बोलिए, ये औरतों के खिलाफ होते हैं, ये शब्द, ये बड़े सेक्सिस्ट शब्द हैं, ये नारी विरोधी शब्द हैं। वो बाइट चला रही हैं अपने ट्विटर हैंडल से। मतलब क्या हो गया है सरकार को और इनके लोगों को? Ma'am, when we travel into the train, you also have seen that there are just 2 or 3 boxes for journal, and rest all are there are different boxes, and there is a great crowd in that journal boxes in which there are small kids also, ladies also, who are just stuck there.
So do you think that the journal boxes should also be expanded so that the passengers could? I do feel, and I have traveled great deal by the Indian Railways as a student, because I used to study in Delhi and my hometown was in Lucknow. I would take a train as much as I could. I believe that Indian Railways has been single-handedly destroyed by this government. आप बड़ी-बड़ी वंदे भारत की बड़ी-बड़ी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो आम पैसेंजर ट्रेन है वो 10-10, 12-12 घंटे लेट चल रही है। आम ट्रेनें आपने कम कर दी हैं, गाजर मूली की तरह उसमें गर्मियों में लोग भरे हुए हैं, टॉयलेट में भर के लोग यात्रा कर रहे हैं। गरीब का सबसे प्रेफर्ड और सबसे सस्ता साधन भारतीय रेल होता था। आज दिल्ली और लखनऊ के बीच की फ्लाइट 3300 रुपए की है और ट्रेन का टिकट 2200 रुपए है। ये क्या कर दिया है मोदी जी ने? तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल को पूरी तरह से तबाह करने का, प्राइवेटाइजेशन का, सिर्फ अपने मित्रों को वहां पर मौका देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलो एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह पोलिंग कम हो रही है, जिस तरह जहाँ नॉर्थ में तो कह दिया कि गर्मी की वजह से है, तो कुछ जगह ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो वोट डालने ही नहीं निकला। इस तरह का भी नैरेटिव कई जगह सेट। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर कहेंगे कि हम बड़े सक्षम हैं, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो उनका कोर वोट कौन है? ऐसे ही थोड़ी मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि कांग्रेस ने कितना बड़ी भूमिका निभाई है आज़ादी के आंदोलन में। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि दूध की मक्खी की तरह से बीजेपी आरएसएस को निकाल रही है। आप निकालिए, आपके द्वंद्व पर टीवी पे इंटरव्यू भले नहीं होंगे, लेकिन कार्यकर्ता तो आपके लिए नहीं निकल रहे हैं। लेकिन आपने क्योंकि आंकड़ों की बात करी, दो बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। एक जो यकायक 11 दिन बाद वोट बढ़ जाता है, 1 करोड़ वोट बढ़ गया 4 फेजेस में। और दूसरा चिंताजनक ये है कि कई कंस्टिट्यूएंसीज में जहां पर वोटर बढ़े हैं, लिस्टेड वोटर्स बढ़े हैं, वहां पर वोटिंग पिछले चुनाव से कम हुई है। तो वोटर सप्रेशन जो हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर लोग पोलिंग बूथ पर गए पर उनको वोट देने का वक्त नहीं दिया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा जेपी नड्डा कि हम अब आरएसएस के बिना चुनाव लड़ने मैंने वही बोला भी, सक्षम है। मैंने वही बोली बात, आपने सुना। बता दीजिए कि जो इसको अगर थोड़ा सा एलैबोरेट डिटेल। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का 4 जून को जो हश्र होगा वो आप सब देखेंगे। बीजेपी में, पहले मैं अभी मेरी बात कर लूं, उन्होंने क्या कहा? वो तो दिन भर बोलते रहते हैं, वो तो मुजरा मुजरा बोल रहे हैं, उन पर क्या बोलूं मैं? छोड़िए उनकी बात को, मैं अपनी बात करूंगी। तो बीजेपी का 4 जून को क्या हश्र होगा वो आप देखिएगा, क्योंकि बीजेपी में जो सिर फुटौल है वो मीडिया भले ना दिखाए। आपको मैं शुरुआत करती हूँ गुजरात से। रूपानी जी चीफ मिनिस्टर थे, पाटिल जी अध्यक्ष थे, दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी। अमित शाह जी और योगी जी की बातचीत नहीं है। योगी जी के खिलाफ 200 विधायक धरने पर सदन में बैठकर अनशन करते हैं। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की बातचीत नहीं थी। गुलाब कटारिया, पुनिया जी, शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, कितने कैंप थे राजस्थान में मुझे पता नहीं है। और असलियत यह है कि संघ और मोदी जी के बीच में जो खींचतान चल रही है उसका नमूना जेपी नड्डा जी ने बड़ी बिल्कुल साफ तरीके से दे दिया है कि अटल जी के ज़माने में आरएसएस की ज़रूरत थी, अब हम बहुत सक्षम हैं, हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वरी बुद्धि में उनकी बैठ गया, ऐसी बातें वो कर रहे हैं और इसीलिए उनके वोटर वोट देने नहीं जा रहे हैं। बहुत साधुवाद। कांग्रेस एटम बम, पाकिस्तान के एटम बम से डरती है, उनको मोदी जी का कहना है। तो ऐसी मानसिकता वालों को वोट क्यों दें, और ऐसी मानसिकता वालों को, हम डर वाली मानसिकता वालों को देश का हाथ में क्यों दें? इस पे क्या जवाब? नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी 56 इंच की छाती है, लेकिन 56 इंच की छाती के अंदर जो कलेजा है ना, वो चूहे का कलेजा है। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत होती तो इस देश के मणिपुर जाते। अगर हिम्मत होती तो पूरा लद्दाख सड़कों पर था, वहां जाते। अगर हिम्मत होती तो टीवी चैनल पर आकर ये नहीं कहते चीन के बारे में 20 जांबाजों की शहादत के बाद। कोई घुसा हुआ नहीं है। कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने शहादत दी है, और जब पूरा विश्व हमारे खिलाफ था तब इंदिरा जी ने आंख में